नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है गति और इसका वर्णन। तो देखो बच्चों, चैप्टर का नाम ही है गति और इसका वर्णन, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गति आखिर होती क्या है। ठीक है, तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं चल के अगर इस स्थान पे आ गई तो आप क्या कहोगे कि मैम गति कर रही है। ठीक है, तो गति कर रही है आपको कैसे पता चला? आपको पता चला कि मैम कुछ समय पहले किसी स्थान पे थी लेकिन कुछ समय पश्चात उस स्थान पे नहीं है, मतलब मैम की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो जब भी बच्चों स्थिति में परिवर्तन होता है किसी भी वस्तु में तो हम ये कहेंगे कि वस्तु क्या है, गतिशील है। ठीक है, आपने चलती हुई ट्रेन देखी है, कुछ समय पहले ट्रेन किसी स्टेशन पे थी और कुछ समय पश्चात वो किसी और स्टेशन पे है। कहने का मतलब क्या है कि वस्तु पहले जिस स्थिति में थी कुछ समय पश्चात उस स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि वस्तु क्या है, गतिशील है। आपने उड़ता हुआ हवाई जहाज देखा है, ठीक है, तो जब हवाई जहाज कुछ समय पहले इस स्थान पे था तो कुछ समय पश्चात तो इस स्थान पे होगा। तो वस्तु की या हवाई जहाज को एक वस्तु मान सकते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है ना। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो हम क्या कहेंगे बच्चों की वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में है। ठीक है मैम, हमें ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर वस्तु गति नहीं कर रही है या उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि बच्चों वस्तु विराम अवस्था में है। विराम अवस्था का मतलब कि कुछ समय पहले वो जिस स्थान पे थी या जिस स्थिति पे थी कुछ समय पश्चात भी वो उसी स्थिति पे होगी। ठीक है, तो अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं कुछ समय पहले भी यहीं खड़ी हूँ और अभी भी यहीं खड़ी हूँ तो क्या है कि मैं विराम अवस्था में हूँ। लेकिन कुछ समय पहले मैं यहाँ पे हूँ और अब मैंने कुछ समय पश्चात में यहाँ पे हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने गति की है। गति की है तभी तो हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। समझ आई बात? तो देखो बच्चों, गति किससे कहेंगे? गति का मतलब हो गया कि अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे ये वस्तु क्या है, गतिशील है। या आप कह सकते हो गति होती क्या है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या है बच्चों, गति कहलाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो बालक है, एक बालक यहां से चल के यहां जा रहा है। ठीक है, पहले वो इस स्थान पे था, अब वो चल के इस स्थान पे आ गया। इसका मतलब ये जो बालक है क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा बालक है, पहले इस स्थान पे था, वो चल के वहां पहुंच गया। इसका मतलब क्या है, ये बालक भी गति कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये बालक पहले 10 सेकंड पहले भी इसी स्थान पे खड़ा हुआ था और 10 सेकंड बाद भी इसी स्थान पे है तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ये विराम अवस्था में है। ठीक है, लेकिन अगर ये 10 सेकंड पहले यहाँ था और 10 सेकंड के बाद अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो हम ये क्या कहेंगे कि ये गतिशील अवस्था में है। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों दो चीजें हो सकती हैं। क्या? आप कभी ट्रेन के अंदर या बस के अंदर बैठ के कहीं सफर कर रहे हैं, ठीक है, आप बाहर देखेंगे कि बाहर आपको जो पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं या जो भी दुकानें वगैरह दिखेगी आपको पीछे जाती हुई दिखेगी। तो आपको क्या लगेगा? आपको ये लगेगा कि आप तो बस में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन जो बाहर वाले पेड़ हैं वो गति कर रहे हैं, वो गति करके पीछे की तरफ जा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी सामने वाली सीट पे भी कोई व्यक्ति बैठा है, कि ये कोई सीट है, आप यहाँ बैठे हो और आपके सामने भी कोई व्यक्ति बैठा है, तो आपको ये लगेगा कि वो व्यक्ति पहले भी वही था और अभी भी वही है। उस व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। तो आप ये कहेंगे कि आपके सापेक्ष वो व्यक्ति क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, विराम अवस्था में है। ठीक है, लेकिन आपके सापेक्ष बाहर जो पेड़ थे वो कैसे हैं, वो गतिशील अवस्था में है। अब आप ये बताइए, क्या पेड़ पौधे गति कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। जो पेड़ जहां लग गया वो वहीं लगा हुआ रहता है। लेकिन जब आप किसी ट्रेन या बस में बैठे हुए बाहर देखते हैं तो आपको लगता है कि पेड़ गति कर रहे हैं, जबकि होता क्या है कि वो जो बस और ट्रेन है ना वो गति कर रही होती है और हमें लगता है कि पेड़ गति कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सापेक्ष, हमारी बस के सापेक्ष क्या है, वो सब गतिशील हो गए। और हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो पहले 10 सेकंड पहले भी वहीं बैठा था और 10 सेकंड बाद भी वहीं बैठा है, तो वो हमारे सापेक्ष क्या है, वो विराम अवस्था में है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि आप पहले जिस स्थिति में थे और कुछ समय बाद भी उसी स्थिति में हो। आप पहले भी अपनी सीट पे बैठे थे और कुछ समय बाद भी अपनी सीट पे हो, तो आप तो कौन सी अवस्था में हो, आप तो विराम अवस्था में हो, क्योंकि आप थोड़ी ना गति कर रहे हो। आप तो पहले भी उसी स्थिति में हो और बाद में भी। गति कौन कर रहा है? गति बस कर रही है। वो पहले किसी स्टैंड पे थी, अब वो किसी और स्टैंड पे है, लेकिन आप उस बस के सापेक्ष क्या हो,
विराम अवस्था में हूं। दोनों बातें समझ आई बच्चों? ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं हम गति के प्रकार। अब देखो गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं बच्चों। देखो सबसे फर्स्ट सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति। अब सरल रेखीय गति कौन सी होती है? जैसे कोई बंदूक है और बंदूक से गोली निकलती है तो एकदम ऐसे 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 निकलती है, ये एकदम स्ट्रेट निकलती है ना। बंदूक की गोली एकदम सीधी निकलती है ना। तो जितनी भी गतियां हैं जो एकदम सीधी होती है, जैसे ट्रेन की गति, बस की गति, बंदूक से निकलने वाली गोली की गति, जो स्ट्रेट गतियां होती है ना, और किसी सत्ते के ऊपर लुढ़कती हुई बॉल की गति, ये सब क्या है? कैरम खेलते हैं तो उस कैरम की जो गति होती है ना, उसकी काटियों की, वो क्या है? सारी की सारी सरल रेखीय गति के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं वृत्तीय गति। तो किसी भी साइकिल का घूमता हुआ जो पहिया है, ट्रक का पहिया है, ये जितने भी पहिए वाली है ना, जो गोल तरीके से वृत्त के रूप में गति करते हैं, तो वो क्या कहलाई जाएगी? वृत्तीय गति। जैसे हमारा जो चांद है वो भी धरती के चारों तरफ गति करता है, तो ऐसी गतियां क्या होती है बच्चों? वृत्तीय गति होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब हो गया है जैसे कि आपके लट्टू की गति। ठीक है, आपने कभी लट्टू घुमाया है? वो एक ही धुरी पे गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो ऐसी जो गति है वो क्या कहलाएगी बच्चों? घूर्णन गति। अब देखो हमारी जो धरती है, धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, 365 दिन में। लेकिन धरती अपने अक्ष पे भी, एक तो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी धरती, ठीक है, एक वो अपने अक्ष पे भी गोल गोल घूमती है। तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो तो आपके वृत्तीय गति हो गई, लेकिन वो अपने अक्ष पे भी घूमती है जिससे दिन रात बनते हैं, तो ऐसी वाली जो गति है वो कहलाएगी बच्चों घूर्णन गति। इसका मतलब हमारी पृथ्वी घूर्णन गति भी करती है और वृत्तीय गति भी करती है। नेक्स्ट है बच्चों दोलन गति। तो आपने घड़ी के नीचे लटका हुआ पेंडुलम देखा है ना, वो कैसे चलता है? टिकटॉक टिकटॉक ऐसे चलता है ना। तो ये जो गति है ये क्या होती है? ये होती है दोलन गति। कौन सी वाली गति? घड़ी के पेंडुलम की। पेंडुलम में क्या होता है कि वो कुछ एक सेकंड बाद तो यहाँ पे होगा, फिर इस जगह आएगा, फिर कुछ समय बाद वो यहाँ पे होगा। तो ये जो ऐसी वाली गति होती है ना, ये होती है बच्चों अपने दोलन गति। इधर देखो ये आपका टेबल है, टेबल पे एक बॉल को लुढ़काया गया है। तो ये जो बॉल की गति है, बताओ बच्चों कौन सी गति होगी? सरल रेखीय होगी ना। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट है ना, समतल है ना ये, तो समतल पे जो भी गतियां होगी क्या होगी? सरल रेखीय। ठीक है, अभी देखो ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक पे एक धावक दौड़ रहा है। ठीक है, अगर ये ट्रैक बिल्कुल सीधा है तो इस धावक की गति कैसी हो गई? सरल रेखीय। अगर ये वृत्ताकार ट्रैक है तो इस धावक की गति कैसी हो गई? वृत्तीय। ये बात समझ में आई? इधर देखो हमारा हाथ है, हमारे हाथ से कोई भी पत्थर या कोई भी वस्तु हमने छोड़ी, तो जैसे ही छोड़ी तो वस्तु ऐसे लहरा के तो जाएगी नहीं, यहां से छोड़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सीधी जमीन पे जाएगी। तो ये एकदम जो सीधी गति है यही क्या है? सरल रेखीय गति। बच्चों आप सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं ना, आप कौन सी गति कैसी गति है? आगे देखो ये एक धागे से बांधकर लटकाया हुआ पत्थर है, कि एक धागे से हमने पत्थर बांध के लटका दिया। ठीक है, अब उस पत्थर को हमने ऐसे गोल गोल घुमाया, तो पत्थर ये ऐसे गति करेगा ना, तो ये कौन सी गति होगी बच्चों? ये दोलन गति है या वृत्तीय गति? वृत्ताकार हुई ना, तो कौन सी विवृत्तीय गति। ठीक है, अब इसी पत्थर को हमने लटका के इस तरीके से हिलाया। ठीक है, ऐसे हिलाया तो ये पत्थर पहले यहाँ था एक स्थिति में, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आया, फिर यहाँ से वहां गया, फिर यहाँ आया, फिर वहां गया, यहाँ आया, वहां गया। तो ये जो गति होती है बच्चों ये कैसी होती है? दोलन गति। समझ आई बात? आगे देखिए, अब हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन की। देखो बच्चों मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं गति कर रही हूँ, मैं गति करके कुछ समय पश्चात यहाँ पे आई हूँ। ठीक है, तो मैं पहले उस स्थिति में थी और अब इस स्थिति में हूँ। इसका मतलब वहां से लेके यहाँ तक जो लंबाई है, ये लंबाई ही क्या है बच्चों? दूरी कहलाएगी। ठीक है, जिससे मैं 1 मीटर, मान लो कि मैं 1 मीटर चली हूँ। ठीक है, तो इस स्थिति से लेके इस स्थिति के बीच की जो लंबाई है बच्चों वो ही क्या कहलाती है? दूरी। तो दूरी हम किससे कहेंगे? वस्तु द्वारा तय की गई जो पथ होता है उसकी जो लंबाई होती है वो ही क्या है? दूरी। तो देखिए इधर वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब बात आती है दूरी के मात्रक की। तो जो दूरी है, मैं आपसे पूछूं कि मैं अभी कितना चली, तो मैंने बताया कि मैं लगभग 1 मीटर चली। ठीक है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं 1 किलो चली क्या? नहीं ना। मैं 1 ग्राम चली क्या? नहीं। क्यों?
क्योंकि ये क्या है, जो दूरी होती है, दूरी का मतलब हो गया लंबाई, और जो लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक हमेशा या तो क्या होगा, मीटर होगा, या क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी किलो नहीं होगा, ग्राम नहीं होगा। बात समझ में आई? हम ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं किसका मात्रक क्या होगा। क्लियर? तो हमारा जो दूरी है उसका मात्रक क्या होता है, या तो मीटर कह सकते हो आप, और बड़ा मात्रक लेना है तो आप किलोमीटर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बच्चों विस्थापन की, ठीक है। अब दूरी और विस्थापन दोनों के अंदर बात तो किसकी आएगी, लंबाई की आएगी, कि दूरी के अंदर भी लंबाई होती है और विस्थापन में भी लंबाई होती है। बस छोटा सा अंतर होता है, क्या, कि मैं यहां से यहां खड़ी हूं, यहां चल के मैं यहां पे गई, ठीक है। इसका मतलब कि मैं 1 मीटर चल के आई, ये मेरी दूरी हो गई। अब मैं वापस यहां से चल के वापस वहां पे आ गई। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने कुल कितनी दूरी चली, तो आप बताओगे 1 मीटर जाने का और 1 मीटर आने का, मैं 2 मीटर चली हूँ, ठीक है। अब आप बात करेंगे अपन विस्थापन की, तो आप बोलेंगे मैम आप में विस्थापन कितना हुआ, तो मैं बोलूंगी विस्थापन 0। अब आप पूछेंगे मैम 0 कैसे हुआ, तो विस्थापन का मतलब होता है कि वस्तु का जो पहला बिंदु होता है और जो अंतिम बिंदु होता है, उन दोनों के मध्य कितनी दूरी होती है, या उन दोनों के मध्य कितनी लंबाई होती है। तो बताओ मेरा पहला बिंदु क्या था, यही था, मैं यहां से जाके वहां गई, वहां से जाके वापस यहाँ आ गई, तो अंतिम बिंदु भी क्या है, यही है। तो मेरा पहला बिंदु और अंतिम बिंदु में कोई अंतर है क्या, कोई लंबाई है क्या, कोई दूरी है क्या, नहीं है ना। मतलब मैं पहले भी यही थी और अब भी यही हूं, तो मेरा विस्थापन क्या हो गया बच्चों, 0। तो विस्थापन का मतलब क्या हुआ, विस्थापन का मतलब हुआ कि वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है बच्चों, विस्थापन कहलाती है। जबकि दूरी क्या होगी, दूरी उस पथ की पूरी लंबाई हो गई। मेरा यहां से वहां जाना, वहां से वापस यहां आना, मतलब 1 मीटर जाना, 1 मीटर आना, 2 मीटर। तो मेरी अगर आप पूछेंगे कि मैं कितना दूर चल के आई हूं, तो आप बोलोगे 2 मीटर। लेकिन मैंने विस्थापन कितना किया, तो मैं पहले भी यही थी और 2 मीटर चलने के बाद भी यही हूं। तो मेरा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के मध्य कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा विस्थापन क्या है बच्चों, 0 है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या, देखो दूरी का मात्रक हमने क्या लिया, मीटर लिया, ठीक है। और विस्थापन भी क्या है, एक लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है या किलोमीटर होता है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि दूरी और विस्थापन का मात्रक एक ही है। लेकिन दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी तो उस पथ की कुल लंबाई हो गई, ठीक है, और विस्थापन क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, ठीक है। इधर देखो, किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन कहते हैं। अब शायद आपको विस्थापन और दूरी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, अच्छे से समझ तो आया ना, ठीक है बच्चों। आगे देखो कि कोई वस्तु है, ये वस्तु ए है, ठीक है, ये यहां से चल के यहां तक जाती है, कहां तक, बी तक। तो देखो अब ये जितना दूर चल के जा रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जितना दूर चली है इसका विस्थापन भी कितना है, उतना ही है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि पहला बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, और प्राथमिक और अंतिम, प्रथम और लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच की जो दूरी होती है ना, वही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो इसका पहला और आखिरी बिंदु भी उतना ही है जितना इस वस्तु की क्या है, दूरी है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, एक वस्तु ए से बी तक गति करती है, तब सी तक आती है। देखो कोई वस्तु थी, वो पहले यहाँ पे थी, वो चल के यहाँ पे गई, ठीक है, फिर वो चल के यहाँ पे आई। माना अपन है कि 10 मीटर है इसकी लंबाई, तो 10 मीटर तो चल के गई, ठीक है, फिर वो यहाँ जाने के बाद वापस आधी दूर आई, तो 5 मीटर और, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 15 मीटर हो गया, ठीक है। आप पूछेंगे कि मैम यहाँ पे कितना दूर चली, तो आप बताओगे कि 15 मीटर दूर चली, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं अब आपसे कि बच्चों बताओ इस वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, तो आप क्या बताएंगे? तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कि पहला बिंदु कौन सा है, पहला बिंदु ए है, और अंतिम बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु सी है। तो हम विस्थापन किसको कहते हैं, विस्थापन कहते हैं फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला पॉइंट होता है उसके मध्य की न्यूनतम दूरी। तो इसके मध्य की न्यूनतम दूरी क्या है, ये है। तो ये पूरा 10 था, तो आधा कितना हो गया, 5 मीटर हो गया ना। तो ये 5 मीटर क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? आगे देखिए,
वस्तु ए से बी तक जाती है, फिर बिंदु ए पर वापस लौटती है। ये तो और भी मजेदार है। कैसे कि वस्तु पहले ए पे थी, वो यहां से चली और बी पे पहुंच गई, फिर बी से चली वापस ए पे आ गई। अब मुझे बताओ कि इसकी दूरी कितनी है। तो मान लो अगर ये 10 मीटर का था पथ, ये रास्ता 10 मीटर का था, तो 10 मीटर तो जाना और वापस 10 मीटर आना। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 20 मीटर हो गया, हमने माना है ऐसा। तो ये क्या हो गई? ये हो गई दूरी। अब बच्चों बात करते हैं अपन विस्थापन की। आप बताएंगे मेरे को इसमें कितना विस्थापन हो रहा है इस वस्तु का, बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। पहले ये ए पे था, ए पॉइंट पे था, ये 10 मीटर चल के बी पे गया। ठीक है, अब बी से वापस 10 मीटर चल के वापस ए पे आ गया। तो ये तो वही स्थिति होगी जो मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया था। मैं पहले भी यही थी, अभी भी यही हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? विस्थापन शून्य होता है। क्यों? वस्तु पहले भी यही थी और वापस भी यही आ गई है। और विस्थापन क्या होता है? प्राथमिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी, न्यूनतम दूरी। ठीक है, और यहाँ क्या कोई दूरी है? नहीं है ना। तो यहाँ अपना विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ अपना विस्थापन हो जाएगा शून्य। बात समझ आई? अब देखिए नेक्स्ट, वस्तु ए से बी तक जाती है और फिर सी पर आती है। अब कोई वस्तु है, देखो वो यहाँ थी ए पे, ये चल के गई यहाँ से बी तक। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से पहुंच गई सी पे। अब ये 10 मीटर चल के गई, ठीक है, और ये 5 मीटर चल के गई। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ बताइए दूरी। तो दूरी क्या हो गई? 10 मीटर प्लस 5 मीटर, 15 मीटर हो गई है। ठीक है, लेकिन अब अगर आप बात करेंगे बच्चों विस्थापन की, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग? कि विस्थापन होता है प्राथमिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। मैंने कहा न्यूनतम। ठीक है, अगर मैं ऐसे ऐसे किसी रास्ते पे जाऊं, ठीक है, और मेरे पास दूसरा रास्ता है कि मैं अगर ऐसे ऐसे जाऊं, तो छोटा रास्ता कौन सा है बच्चों? ऐसे जाना कहीं पे कि ऐसे जाना? ये वाला जाना छोटा है ना, है कि नहीं? ऑब्वियसली है। तो हम क्या करेंगे, इसको आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज जैसा हो गया है। ठीक है, तो ये वाला जो न्यूनतम पथ है, ये है वस्तु का विस्थापन, क्योंकि प्राथमिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, और इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी क्या होगी? ये होगी। यही क्या है? इस वस्तु का विस्थापन है। अब आप पूछेंगे मैम इसका तो हमें पता नहीं है कितना दूर है। तो देखो त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। आपके पास एक भुजा का मान है, आपके पास दूसरी भुजा का मान है, तो तीसरी भुजा का मान आप निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। आसान है ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो बच्चों निष्कर्ष, कि अभी तक हमने जो दूरी और विस्थापन का पढ़ा मामला, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये सारे के सारे निष्कर्ष आपको तुरंत समझ में आएंगे। देखो कैसे। पहली बात, विस्थापन दूरी से छोटा या दूरी के बराबर होता है। हमने कहीं पे भी देखा क्या कि विस्थापन तो ज्यादा है और दूरी कम आ रही है? हमने कितनी सारी कंडीशन देखी, कहीं पे भी विस्थापन ज्यादा नहीं आ रहा दूरी से। ठीक है, तो पहली बात क्या है? विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा या दूरी के बराबर होगा। दूसरा, विस्थापन दूरी के बराबर तब होता है, विस्थापन दूरी के बराबर कब होगा? देखो इधर कब हुआ था? दूरी और विस्थापन बराबर है ना? बराबर कब? जब वस्तु क्या है? सरल रेखा में गति कर रही थी तब। तो देखो कब होगा बराबर? विस्थापन दूरी के बराबर तब होता है जब वस्तु सरल रेखा पर गतिशील करती है और अपनी दिशा नहीं बदलती है, क्योंकि वो सरल रेखा पे तो गति की और लेकिन वापस उसी पथ पे वापस आ गई, तो विस्थापन 0 हो जाएगा ना। लेकिन उसने दिशा नहीं बदली, वो चलती जा रही है, तो क्या होगा? विस्थापन दूरी के बराबर। तीसरी बात, यदि एक वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करती है तो इसका विस्थापन दूरी से कम ही होता है, कि वो सरल रेखा पे नहीं है। ठीक है, जैसे हमने देखा अभी ये सरल रेखा पे नहीं थी, ये यहाँ से घूम गई, तो ये जो दूरी है, दूरी तो आ रही है इसकी 15, लेकिन इसके ये जो विस्थापन है ये हमेशा क्या होगा? 15 से कम ही आएगा। ठीक है, तीनों बातें क्लियर हो गई ना? नेक्स्ट बात करते हैं अपन, विस्थापन शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे खड़ी थी, मैं चल के यहाँ पे गई, ठीक है, 1 मीटर चल के वापस आई यहाँ पे, अब मेरा विस्थापन पूछा तो आपने बताया कि मैम आपका विस्थापन 0 है, लेकिन मेरी दूरी 0 हुई क्या?
नहीं ना। अगर कोई वस्तु गति करती है तो कभी भी उसकी दूरी 0 नहीं आएगी, लेकिन उसका विस्थापन क्या है, 0 या 0 आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देखो, विस्थापन का परिमाण अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। ये आपको पता ही है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी है। ये बात भी आपको पता है। अब देखो, दूरी पथ पर निर्भर करती है कि हम कैसे वाले रास्ते से गए हैं, वो उसकी दूरी कहलाएगी। तो पथ कैसा है उस पर निर्भर क्या है, दूरी, ठीक है। लेकिन जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है। आप चाहे कैसे भी रास्ते पे जाओ, चाहे मैं ऐसे चल के ऐसे आऊं, ठीक है, या मैं ऐसे लहरा लहरा के आऊं यहाँ पे, तो यहाँ का अगर मैं देखूं तो विस्थापन क्या है, ये है। यहाँ का विस्थापन पहला बिंदु ये रहा, लास्ट बिंदु ये रहा, तो ये है। चाहे मैं कैसे भी पथ से आऊं, विस्थापन तो क्या होगा, प्राथमिक बिंदु या फर्स्ट पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट के बीच के न्यूनतम दूरी होती है ना, न्यूनतम दूरी, ये होता है। अब देखो, यहाँ का पथ, अगर इसकी दूरी की बात करूं तो इतना लंबा है। अब इसकी दूरी देखो, यहाँ से यहाँ, ये ऐसे कर करके पूरा पथ जो है ये इसकी दूरी है, लेकिन इसका विस्थापन कितना है, ये है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो प्राथमिक और अंतिम बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है ना, वही क्या होती है, विस्थापन। तो दोनों बातें समझ में आ गई बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो, दूरी और विस्थापन का ग्राफीय निरूपण। अब हम पढ़ चुके हैं कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो दो रेखाएं लेते हैं। एक तो हम लेते हैं एक्स अक्ष पे और एक हम लेते हैं वाई अक्ष पे। तो हमने क्या किया है, जो एक्स अक्ष होती है उसको हमने दूरी मान लिया है और जो वाई अक्ष होती है उसको हमने विस्थापन मान लिया है, ठीक है। और दूरी और विस्थापन में हम क्या है, जब भी कोई ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कोई वस्तु 10 मीटर चल के आ गई और उसका विस्थापन 2 है, तो ये यहाँ पे विस्थापन तो क्या हो गया, 2 मीटर, और उसका दूरी कितनी होगी, 10 मीटर। तो इस तरीके से, तो जो भी मान आएगा उसको हम इसके अंदर रख के क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, अब हम एक दूसरी परिस्थिति पर विचार करते हैं जिसमें एक वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर चलना प्रारंभ करती है और उसी स्थिति पर वापस आ जाती है। देखो बच्चों, ये कोई वस्तु है, ये यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ पे आई, हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए और वापस वहीं आ गई, ठीक है। ये स्थिति है। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं कि ये वस्तु ए थी, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये डी है। अब यहाँ से कोई वस्तु है, वस्तु ए ही मान लेते हैं, वो चलना शुरू करती है, बिंदु बी पे आएगी, ठीक है। माना ये 10 मीटर चल के आ रही है, बिंदु बी से फिर ये 10 मीटर जा रही है, ठीक है। फिर बिंदु सी से ये क्या है, 10 मीटर वापस जा रही है, फिर डी से वापस इसी बिंदु पे आ जाती है 10 मीटर, ठीक है। अब आप बात करेंगे दूरी की, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40। कहने का मतलब है ये 40 मीटर चल के आई है। अब मैं बात करूं बच्चों इसके विस्थापन की, तो पहले भी बिंदु ए पे ही थी और अभी भी बिंदु ए पे ही है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 0, ठीक है। अब मैं बोलूं इसका ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो, इसकी दूरी पहले ये मान लो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40 सब बढ़ती जा रही है ना। तो अब इसको हम देखो, सबसे पहले हम दूरी का बनाते हैं ग्राफ। तो दूरी देखो ये रही, तो दूरी के अंदर क्या हो गया, सबसे पहले ये अक्ष है, ये दूरी है, ये वाला अक्ष है विस्थापन है, ठीक है। और विस्थापन की बात करें तो 0 आ रहा है, तो पहले तो विस्थापन, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो विस्थापन उतना ही जितनी दूरी है, ठीक है। तो ये देखो, जितना विस्थापन उतनी दूरी, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विस्थापन भी बढ़ता जा रहा है। फिर दूरी बढ़ी, फिर विस्थापन भी बढ़ा, फिर दूरी बढ़ी, फिर विस्थापन भी बढ़ा, ठीक है। लेकिन ये वस्तु अब यहाँ पे आ गई है बिंदु सी पे, तो अगर सी का विस्थापन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए से सी के बीच की न्यूनतम दूरी ये है,
ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे मान लो वस्तु यहाँ पे आ गई तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अगर आप बात करोगे विस्थापन की तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा। ठीक है। अब मानो वस्तु कहाँ पे आ गई, वस्तु यहाँ पे आ गई तो दूरी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हो जाएगी, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो विस्थापन कम होते जा रहा है, पहले इतना बड़ा था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर वस्तु यहाँ आएगी तो ये आ जाएगा और लास्ट में ये। तो विस्थापन यहाँ पे तो क्या है, सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। ए बिंदु ए से लेके बी सी तक आते आते विस्थापन सबसे ज्यादा बढ़ा है। लेकिन सी के बाद क्या हो रहा है, विस्थापन कम होता जा रहा है, हो रहा है ना, लेकिन दूरी तो बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो यहाँ देखो ग्राफ के अंदर ये तो हो गई दूरी अपनी, ये हो गया विस्थापन। अब देखो समय के साथ साथ जैसे जैसे वस्तु चलती जा रही है, इधर दूरी बढ़ती जा रही है, इधर विस्थापन बढ़ता जा रहा है, दूरी भी बढ़ती जा रही है। देखो दूरी कितनी आ गई, यहाँ तक आ गई, विस्थापन कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो दूरी बढ़ती जा रही है, विस्थापन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अभी आ गया पॉइंट सी, अपना बिंदु सी। अब यहाँ के बाद क्या है, विस्थापन अधिकतम है, विस्थापन यहाँ पे मैक्सिमम आ गया। इसके बाद दूरी तो बढ़ेगी, देखो दूरी बढ़ रही है, ये देखो यहाँ पे आ गई दूरी, पहले यहाँ थी अब यहाँ पे आ गई। ठीक है। लेकिन विस्थापन कम हो रहा है ना, नीचे आ गया स्लोप, इसका ढाल नीचे आ गया, तो धीरे धीरे दूरी तो बढ़ती जा रही है और विस्थापन देखो कम होता जा रहा है। फिर वस्तु यहाँ तक आ गई तो दूरी इतनी बढ़ गई और विस्थापन देखो कितना हो गया, इतना हो गया। फिर वस्तु यहाँ पे आ गई तो दूरी तो इतनी आ गई और विस्थापन देखो यहाँ पे आ गया, और अंतिम में वस्तु वापस उसी बिंदु पे आ गई तो उसने दूरी तो इतनी चल ली 40 और विस्थापन कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, विस्थापन दूरी का जो मध्य ग्राफ बन रहा है वो। तो इसमें क्या होगा, इस स्थिति के अंदर जो विस्थापन है अधिकतम आएगा, अधिकतम आने के बाद वापस 0 आएगा। ये कौन सी स्थिति है, ये स्थिति है जब वस्तु चलना प्रारंभ करती है और पुनः उसी स्थिति पर वापस आ जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, विस्थापन मैक्सिमम होता है, उसके बाद 0 हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थिति की। देखो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील है, अब देखो अब हम बात कर रहे हैं कौन से पथ की, वृत्तीय पथ की। ठीक है। तो अधिकतम विस्थापन वृत्तीय पथ के व्यास के बराबर होता है और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ साथ बढ़ती है। तो दूरी तो बढ़ेगी अगर वस्तु गतिशील है। देखो हम किसी वृत्त की बात करते हैं, ये हमने कोई वृत्त माना। ठीक है। अब ये कह रहे हैं जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील है, माना वो यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ से चल के पुनः यहाँ पे आएगी, क्योंकि वृत्तीय पथ है तो चल के आएगी। तो जो अधिकतम विस्थापन, अगर इस वृत्त की मैं बात करूं, ये इस वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है ना। तो ये जो केंद्र है, इस केंद्र से ये जो दूरी है ये त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। और अगर ये यहाँ तक आ जाएगी तो ये व्यास कहलाता है। ठीक। अगर कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू करती है, वो चलना शुरू की, देखो ये चली, दूरी बढ़ी, चली, दूरी बढ़ी और विस्थापन भी बढ़ा, दूरी बढ़ी, विस्थापन भी बढ़ा। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये दूरी हो गई, और अगर मैं इसको ऐसे ऐसे डॉट मान लूं और ये त्रिभुज वाला एंगल आ जाएगा ना, ये इसका विस्थापन हो गया। ठीक है। लेकिन अगर वस्तु यहाँ पे आ गई तो ये वाली दूरी हो गई और ये वाला विस्थापन हो जाएगा। ऐसे ही चलते 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 जब वस्तु यहाँ आ जाएगी, ठीक है, यहां आने के बाद क्या है, इसकी दूरी तो ये हो गई और विस्थापन क्या होगा, न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन ये है। ठीक है। ये क्या आएगा, विस्थापन आएगा वस्तु का, दूरी ये आएगी। तो यहां पे आने के बाद जब वस्तु और आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, दूरी तो बढ़ती जाएगी लेकिन विस्थापन जो है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब वृत्तीय पथ के अंदर अधिकतम विस्थापन किसके बराबर होता है, अधिकतम विस्थापन बराबर होता है उस वृत्त के व्यास के, उस वृत्त के व्यास के बराबर होता है। इसके बाद क्या होगा, दूरी तो बढ़ेगी लेकिन विस्थापन कम होगा, और जब वस्तु घूम घाम के वापस यहाँ पे उसी बिंदु पे आ जाएगी तो दूरी तो कितनी हो जाएगी, उसकी इस परिधि के बराबर। लेकिन उसका विस्थापन की अगर बात करोगे तो विस्थापन बच्चों कैसा हो जाएगा, 0। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि वस्तु पुनः उसी स्थान पे आ गई है। तो ये बिल्कुल वैसे ही जिसे हमने पहले समझा था, लेकिन इतना सा फर्क है कि इसमें आपको विस्थापन का पता चला होगा कि विस्थापन सबसे ज्यादा कब होगा, व्यास के बराबर होगा। ठीक है। इधर देखो
ये वस्तु चलना शुरू करती है यहाँ से, जहाँ पे क्या है, विस्थापन भी 0 है और दूरी भी 0 है। समय के साथ साथ क्या होगा, दूरी भी बढ़ती जाएगी, विस्थापन भी बढ़ता जाएगा। और जब वस्तु व्यास के बराबर आ जाती है चल के, तब क्या होगा, उसके बाद दूरी तो बढ़ेगी लेकिन विस्थापन कम होता जाएगा। और अंत में जो दूरी है वो तो क्या है, उसकी परिधि, परिधि क्या होती है, वृत्त की 2πr, इसके बराबर हो जाएगी। लेकिन जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, देखो 0 आ जाएगा विस्थापन। क्यों आ जाएगा 0? क्योंकि वस्तु पुनः उसी स्थिति पे आ गई है बच्चों। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना दिशा बदले सरल रेखा पर गतिशील एक वस्तु के लिए, मतलब कोई वस्तु है वो सरल रेखा पे गति कर रही है और वो अपनी दिशा नहीं बदल रही है, तब क्या होगा, तय की गई दूरी कम होगी और विस्थापन ज्यादा होगा क्या? नहीं। तय की गई दूरी ज्यादा और विस्थापन कम होगा क्या? नहीं। अगर सरल पथ की बात हो रही है तो वस्तु यहाँ है और चल के यहाँ आ गई और जितना दूरी है उतना ही विस्थापन होगा, तो तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? विस्थापन के। ये बात बिल्कुल सही है। चौथा तो अपने आप गलत हो गया और आप पढ़ भी लो, दूरी 0 नहीं है लेकिन विस्थापन 0 है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, कि सरल रेखा पे क्या होगा, दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। नेक्स्ट देखिए, वृत्तीय गति में चली गई दूरी। अगर हम वृत्तीय गति की बात करते हैं तो हमेशा दूरी हमेशा ज्यादा होगी विस्थापन से, होगी क्या? दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगी? ज्यादा होगी। हमेशा दूरी कम और विस्थापन ज्यादा होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो गया। हमेशा विस्थापन और दूरी बराबर होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। दूरी 0 होगी जब विस्थापन 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? हमेशा दूरी तो ज्यादा होगी वृत्तीय पथ में और विस्थापन क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दो व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः ए सी बी और ए बी दो पथों पर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया है। देखो बच्चों, यहाँ वस्तु यहाँ से चलना शुरू करती है ए से सी पे और सी से बी पे आती है। एक पथ तो ये है फर्स्ट पथ, वो ऐसे चल के ऐसे आए, ठीक है। ये है सेकंड पथ कि वस्तु सीधा यहाँ से यहाँ आ जाए। अब ये पूछा है कि दोनों जो पथ है उनके द्वारा तय की गई दूरी समान है क्या? तो नहीं बच्चों, इसकी ये वस्तु तो इतना चल के आ रही है और ये इतना ही चल के आ रहा है विकर्ण के बराबर, तो दूरी तो समान नहीं है। इनका विस्थापन समान है क्या? हाँ बच्चों, विस्थापन समान है। क्यों? क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है न्यूनतम दूरी। वस्तु ए बिंदु से चल के कहां पे आई? बी पे, इस फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाली स्थिति में भी, ठीक है। तो ए और बी का जो विस्थापन है इस वस्तु का, ये इसके विकर्ण के बराबर होगा, ठीक है। ये आयत है ना, तो इसके विकर्ण के बराबर इसका विस्थापन होगा। इस स्थिति का विस्थापन भी यही होगा और दूसरी स्थिति का विस्थापन भी यही होगा। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। आगे वाले अपने आप गलत हो गए हैं और बाकी आप पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के साइकिल के पहिए के उच्चतम बिंदु के संदर्भ में किसी सीधी सड़क के अनुदिश पहिए के आधा चक्कर लगाने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको पता है कोई पहिया है, वो अगर किसी सड़क का आधा चक्कर लगाएगा तो उसकी दूरी जितनी आएगी तो उसका वस्तु का विस्थापन भी कितना आएगा? उतना ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर की ऊंचाई तक फेंकी जाती है। कितना? 20 मीटर, जो फेंकने वाले के हाथ में 10 सेकंड में वापस आ जाती है। वस्तु का विस्थापन निकालना है। तो देखो बच्चों, ये कोई वस्तु है, मैंने इसको ऊपर उछाला, ये वापस मेरे हाथ में आ गई। तो पहले भी ये मेरे हाथ में थी, अब भी मेरे हाथ में है, तो आप इसको कितना ही ऊपर उछालो, ये वापस नीचे आएगी आपके हाथ में और आपके हाथ में आते ही क्या है? विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। 14 मीटर त्रिज्या के ट्रैक पर एक समान वृत्तीय गति से गतिशील एक वस्तु के लिए दूरी विस्थापन ग्राफ बनाइए। देखो बच्चों, ये कोई वृत्तीय ट्रैक है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे रनिंग कर रहा है तो वो एक चक्कर लगाएगा, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा, फिर तीसरा चक्कर लगाएगा, मतलब चक्कर लगाएगा इस पे। तो क्या होगा? दूरी बढ़ेगी, विस्थापन बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, विस्थापन बढ़ेगा। और इसके व्यास पे आने के बराबर क्या है? विस्थापन अधिकतम हो जाएगा। उसके बाद दूरी तो बढ़ेगी लेकिन विस्थापन क्या है? कम होता जाएगा। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इधर देखो, ये तो दूरी हो गई और ये वाई अक्ष क्या हो गया? विस्थापन हो गया, एक्स अक्ष दूरी हो गई। तो वस्तु जब चलना प्रारंभ करेगा, कोई भी रनिंग करेगा, तो दूरी बढ़ रही है, विस्थापन बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है, विस्थापन बढ़ रहा है। लेकिन व्यास के बराबर आने के बाद दूरी तो बढ़ेगी लेकिन विस्थापन कम होता जाएगा और अंत में जब वापस एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा और दूरी अधिकतम हो जाएगी। अब वो दूसरा चक्कर लगाना शुरू करता है। दूसरे चक्कर में क्या होगा? फिर दूरी बढ़ेगी, विस्थापन बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, विस्थापन बढ़ेगा और फिर विस्थापन व्यास के बराबर आने के बाद कम होना शुरू हो जाएगा और दूरी बढ़ती जाएगी। ये 2 चक्कर हो गए। ऐसे ही जितने चक्कर लगाएगा ये ग्राफ इस तरीके से
आता जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आगे का इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।